Bacho, today we are going to start a new poem that is Keeping Quiet from the Flamingo. The book name is Flamingo and the poem name is Keeping Quiet and composed by Pablo Neruda. So here what Pablo Neruda is saying and what we are going to understand in this poem, we will study here. The motive of the poet is to describe the meaning of keeping quiet. हम यह जानेंगे कि कीपिंग क्वाइट का असली मतलब क्या है। क्या ये मतलब एक चुप रहना, खामोश हो जाना, क्या यही इसका मतलब होना चाहिए, या हम किसी से भी बोलते नहीं हैं, एक रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लें, क्या वो कीपिंग क्वाइट है, या मौन धारण कर लें वो कीपिंग क्वाइट है। आइए आप इन्हीं बातों को हम समझेंगे कि कीपिंग क्वाइट का पैब्लो नेरुदा ने क्या मतलब बताने की कोशिश की है। Here, the poet wants to say that he will count up to 12. That means he is going to introspect. You can see the word I have mentioned here, introspect. Introspect का मतलब होता है बच्चों ध्यान लगाना। मैं आपको हिंदी में बता दूँ, यहाँ पे ध्यान लगाना, लेकिन इसको एक दूसरे वर्ड में भी आपको मैं सिनोनिम देना चाहूँगा, दैट इज़ मेडिटेशन। यू नो इट वेल, मेडिटेशन। तो हमारा जो पोइट है वो हमें मेडिटेशन करने की बात करता है। पोइट हमारा ऑब्जर्वेशन की बात करता है कि हम कैसे मेडिटेट करें, कैसे ऑब्जर्वेशन करें और अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करें, अपने खुद के बारे में हम क्या करते हैं, हमारे कर्म क्या हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में कवि ने कहा है हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पोएम की लाइन स्टार्ट होती है, वी विल काउंट अप टू 12। तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द 12, बिकॉज यू नो इन द वॉच में भी आप देखेंगे तो घड़ी की जो ये तमाम सुइयाँ होती हैं, इन सब की अगर आप काउंटिंग देखते हैं तो ये 12 होती हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लिया हमारे कवि ने वो 12 का कॉन्सेप्ट लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या कहता है कवि। कभी कहता है कि वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, यानी हम रेस्ट करेंगे। इस 12 तक गिनती का मतलब क्या है, रेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। नाउ एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच आ चुका है, और वो फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं WW, है ना। आपको मालूम है कि एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी, फर्स्ट लेटर इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अगर एक अक्षर, पहला अक्षर रिपीट होता है तो वो बार बार आने पर हम कह सकते हैं कि वो कौन है, एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे हमें एक फिगर ऑफ स्पीच मिलता है एलिट्रेशन का, इसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के चेहरे पर, यानी कि हम धरती पर एक ऐसा माहौल बनाएं, हम इस धरती पर शांति का एक ऐसा माहौल बनाएं, हम इस धरती पर जांचने का, खुद को पहचानने का एक अवसर ऐसा बनाएं कि सारी चीज़ें कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। और हम जानते हैं ना बच्चों, शांत वातावरण में हम अच्छे से जांच कर सकते हैं, अपने आप को पहचानने का काम कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, इन सब बातों को समझने का हमें बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अगर हम ध्यान वाली बातों में हैं, अगर हम मेडिटेशन वाले स्थिति में हैं। कभी कहता है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में ना बात करें। अब देखिए उसने क्यों कहा कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। उसने इसलिए कहा लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज क्योंकि इस ग्लोब पे, ये जो धरती है ये क्या है, एक ग्लोब है, और इस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो ये लोग आपस में चर्चा ना करें, बातें ना करें, उसके लिए कहता है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस तरह से देखिए बच्चों, पोइट ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हमें किसी भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मेडिटेशन टाइम टू थिंक व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है हम उस पर फैसला करेंगे, हम उन चीज़ों को देखेंगे। और देखिए लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ पर आ गया लेट अस और यहाँ पर भी आ गया है लेट अस। बच्चों अभी आपने पहला फिगर ऑफ स्पीच देखा था, वो था एलिट्रेशन, और अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आ चुका है और ये है अनाफोरा। और आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कैसे अनाफोरा वहाँ पे आता है। तो जब कोई शब्द रिपीट हो जाता है पोयम में
तो वहाँ पे शब्द के रिपीट होने से वो रेपिटेशन नहीं है। मीनिंग को चेंज करने के लिए जब हम एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बदलते हुए मीनिंग के साथ में, मानते हुए किन्हीं चीज़ों को, तो वहाँ पे इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है पोएम की अगली लाइनों में। लेट नॉट मूव आवर आर्म्स, देखिए बच्चों साफ साफ आपको दिख रहा है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, हमें अपने आर्म्स को, यहाँ पे जो आप आर्म्स देख रहे हैं इसके अंदर दो मीनिंग्स आ रही हैं। एक तो आर्म्स का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो वेपन्स होता है, हम हथियारों की बात करते हैं जिसमें गन है ना, और भी से जुड़ी हुई चीज़ें हो जाएंगी। और एक हमारा सिंपली हमारा जो होता है वह हैंड हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस आ रही है और हम इसे कह सकते हैं पन। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक पोएटिक डिवाइस है। तो इस तरह से जो ये आर्म है ये हमारे कवि ने यूज़ किया है यहाँ पे कि हमें किसी भी तरह के वेपन का, हैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और देखिए क्या कहता है एग्जॉटिक, ये जो एग्जॉटिक लिखा है बच्चों इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, कि ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही अजीब सा लगने वाला है, एग्जॉटिक मोमेंट होगा। क्यों कि इस एग्जॉटिक मोमेंट में कोई रश नहीं है, भीड़ नहीं है, विदाउट इंजन, लोग कारखानों को नहीं चला रहे होंगे, सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं चला रहे होंगे, चारों तरफ क्या होगा उस समय पीस होगा। और जब पीस होगा तो ऐसे पीस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पीस में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ही वो एक ऐसा तरीका है कि आप क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं इसका फैसला आप कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना भीड़ भाड़ के, बिना काम करने वाले कारखानों के हमें देखना होगा, सोचना होगा अपने बारे में। इसीलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है कि हम क्या अच्छा क्या बुरा कर रहे हैं। और देखिए हेयर द पोइट डिस्क्राइब दैट इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट मीन्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। मैंने यहाँ लिखा भी है आपके समझने के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये हमें जो एक करने वाला है वो क्या है, ये जो हमारे पास यूनिटी है ये कैसे आने वाली है, ये जो हमारे पास, सॉरी बच्चों यूनिटी की स्पेलिंग UNITY, ये जो हमारे पास जो यूनिटी है ये यूनिटी कैसे आने वाली है, ये यूनिटी हमारे पास तभी आएगी जब हम सभी के अंदर में कुछ कॉमन हो जाएगा। और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कॉमन क्या होगा, कैसे कॉमन हो सकता है, तो अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में कॉमन आने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका है कि हम बिल्कुल क्या हो जाएं, साइलेंट। क्योंकि साइलेंट होना भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, एक प्रकार की भाषा है, क्योंकि साइलेंट होकर भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। तो साइलेंट जो है ये हमारे बीच कॉमन कड़ी होगा, और हम सभी लोग जब साइलेंट होंगे, यानी कि 12 जो निशान होते हैं घड़ी में, 12 जो अलग अलग ऐसे जो मोमेंट्स बने होते हैं, ये सारे 12 होते हैं, जिसके लिए हमारे कबीर महोदय ने इस्तेमाल किया है कि वी विल काउंट 12, यानी कि हम घड़ी के सुइयों के अनुसार ये सोचने की, समझने की कोशिश करें, हम ये जानने की, पहचानने की कोशिश करें उस समय में हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया, हमारे किए हुए कर्मों का क्या फल हो सकता है, आज उन्हें ज़रूरत है जानने की। तो उसके लिए कहता है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोगों को साथ में आना चाहिए। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक प्रकार की यूनिटी होनी चाहिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वो बात करता है काम करने वाले मज़दूर की, कि एक फिशरमैन है जो कोल्ड सी में काम कर रहा है, और वो अगर रुक जाएगा उतने सेकंड के लिए, उतने घंटों के लिए, तो क्या होगा, वो समुंदर के किसी भी वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो साल्ट बटोरने वाला व्यक्ति है, जो समुंदर के किनारे नमक बटोरने का काम करता है, जो कि एक लेबर है, वो भी कुछ समय के लिए अपनी हार्ड हैंड को, जो उसके हाथों में चोट लग चुकी है, उसकी उंगलियां ख़राब हो चुकी हैं, उसे देखने का मौका मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हॉट हैंड, और हॉट हैंड का मतलब होता है कि यहाँ पर भी एलिट्रेशन आ गया, तो एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हमें और मिल चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वॉर आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो अलग अलग जो वॉर शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो रेपिटेशन शब्द है हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे
और वो होगा रेपिटेशन, क्योंकि वॉर 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 3 बार आ रहा है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, हमारा कवि कहता है कि वो लोग जो ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं, आज वे लोग जिन्होंने यानी कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें जाने की ज़रूरत है कि आज वो हमारे समाज के इन ऐसी चीज़ों को ख़राब ना करें, क्योंकि आज के समय में जंगल ही जीवन है। अगर जंगल है तो हम हैं, और जंगल नहीं है तो हम नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो ग्रीन वार प्रिपेयर कर देते हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये कवि ने बताने की कोशिश की है। इसके बाद कहता है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कहता है अगर मान लो हम यहाँ पर 100 लोग रहते हैं या 200 लोग रहते हैं या फिर 2 करोड़ लोग रहते हों, अगर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे, तो फिर उस विक्ट्री का क्या फ़ायदा होगा, उस विक्ट्री का क्या हमारा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि भाई उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब कोई होगा ही नहीं, अब कोई होगा ही नहीं, अब कोई होगा ही नहीं। तो जब कोई होगा ही नहीं तो उसका क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो कहता है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, इस क्लीन क्लॉथ में बच्चों बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। इस क्लीन क्लॉथ का मैं मतलब अगर आपको केवल बता दूं तो देखिए, एक तो यहाँ पे सी और सी मौजूद है, तो आप एलिट्रेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे क्लीन क्लॉथ का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। क्लीन क्लॉथ का मतलब है न्यू थॉट, यानी आपके नए विचार क्या हैं। क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है आपके न्यू आइडियाज़, आपके मन में आने वाले नए विचार क्या हैं। क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है कि जो पुराने ज़माने से चली आ रही ऑर्थोडॉक्सी है, इस ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़िवादी हो जाना। कुछ लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं। अब ये रूढ़िवादी क्या होता है, यानी कि पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग, जो लोग पुरानी विचारधारा से जोड़ करके अपने आप को रखते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्सी टाइप पीपल। तो उन्होंने कहा हमें क्लीन क्लॉथ की ज़रूरत है, हमें नए विचारों की ज़रूरत है, हमें नई तरह की सोच की ज़रूरत है, ताकि हम इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध सकें, ताकि हम यहाँ के लोगों को अलग अलग जाति धर्मों में ना बंटने दें। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधुजन हैं, और ये जो संसार में हम लोग एक साथ रहते हैं, जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना को यहाँ पे हम देखते हैं कि कवि ने उजागर करने की कोशिश की है कि हम नए विचारों से भर करके एक दूसरे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ें। और यहाँ पर भी एक और फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने आ चुका है, और इस बार है ये एजनेंस। और एजनेंस में क्या होता है, एजनेंस में ये होता है बच्चों कि कभी भी आप याद रखिएगा, अगर कोई आपने एक वॉबिल ले लिया है ओ, या कोई वॉबिल आपको ई नज़र आ गया या आई नज़र आ गया, तो इन शब्दों में ये बार बार प्रयोग होंगे, और जहाँ जहाँ ये जाएंगे ये अपनी आवाज़ को बनाते हैं। तो इनकी आवाज़ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओ की आवाज़ यहाँ हो रही है, यहाँ पे ओ मौजूद है अपनी आवाज़ को देने के लिए। तो जहाँ जहाँ ये जाते हैं अपनी आवाज़ रखते हैं, तो उन आवाज़ों की वजह से जहाँ जहाँ वॉबिल्स अपनी आवाज़ रखता है अलग अलग शब्द में जा करके, जैसे हम एसोनेंस बोलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, जितने लोग इकट्ठे हो जाएं एक जैसी विचारधारा वाले। अभी एक विचारधारा क्या है, अभी तो हमारे कवि ने हम लोग को एक भाषा दी है, और वो है पीस, यानी हमारा कवि केवल एक विचारधारा की बात करता है, और वो है पीस, कि आज हम शांति की बात करते हैं, शांति एक भाषा है। तो इस सारे लोगों को ज़रूरत है वो एक आवाज़ में रहें, सारे लोगों की ज़रूरत है कि वो शांति के साथ रहें, और इन द शेड डूइंग नथिंग, यानी कि वो उस वृक्ष के नीचे आ जाएं, उस वृक्ष के नीचे आ जाएं सारे लोग इकट्ठे हो करके, ये तमाम लोग इकट्ठे होकर नीचे आ जाएं और एक ही भाषा का इस्तेमाल करें, और वो है कि वो अपनी भाषा शांत रखें, वो अपनी भाषा मौन को रखें, क्योंकि मौन की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। इसके बाद हमारे कवि कहता है, वॉट आई वॉन्ट वॉट वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं जो बताना चाहता हूँ उसे लोगों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी की, कुछ करना ही नहीं है। कहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सारे कामों को छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन वो है जिसके लिए इसे कहा गया है, जीवन वो है जिसके लिए इसे बताया गया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पर कभी कहता है कि जो मैं साइलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं जिस चुप्पी की बात कर रहा हूँ, वो चुप्पी डेथ नहीं है,
वो चुप्पी डेथ नहीं है, वो मौत नहीं है। मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग को शांत होने का मतलब सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और शांत हो गए, बल्कि वो कहता है कि कर्म किए जाने का नाम भी जीवन है, लेकिन कर्म किसी को मार कर, किसी को पीट कर, किसी को डिस्ट्रॉय करके नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे अपने कर्मों को किया जा सकता है। तो कवि ने बताने की कोशिश की है कि हमें अपने कर्म को करना है। अबाउट इफ़ बी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कवि ने एक बात और यहाँ पे कही है कि हमें सिंगल माइंडेड भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देखते हैं ना सिंगल माइंडेड होना, सिंगल माइंडेड होने का मतलब होता है कि आप एक ही विचारधारा के बन गए, आपकी एक ही सोच बन गई है, आप हर किसी व्यक्ति के बारे में एक सी भावना रखते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें नहीं रखना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारा जीवन चलते रहना चाहिए, हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ने वाली सोच की तरह चलते रहना चाहिए। जिस तरह नदियाँ की धारा एक धारा में सीधे सीधे आगे बहती रहती है, कभी कभी घूमती भी रहती है, उस तरह हमें हमारे जीवन के अंदर के फ्लो को बना के रखना चाहिए और एक सीध में हमें आगे चलते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हमें कुछ भी ना करने का मतलब हम अपने एक दिनचर्या के एक तकनीक को आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए। पर है पर ह्यूज साइलेंस, कभी ने अपना दिमाग फिर लगाया है। हो सकता है कि जो मैं बहुत बड़ी चुप्पी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी जो साइलेंस की बात कर रहा हूँ, ये साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस, ये शायद इस सैडनेस को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा ली गई एक नई अनोखी पहल हमारे बीच सैडनेस को, यहाँ पे सैडनेस क्या है, यहाँ पे सैडनेस है आज लोगों के बीच में प्यार नहीं है, यहाँ पर सैडनेस का मतलब है आज लोग अजनबी बने हुए हैं, यहाँ सैडनेस का मतलब है कोई किसी की परवाह नहीं करता है, यहाँ सैडनेस का मतलब है कि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो शायद ये मौन धारण करना उनके जीवन में एक नया बदलाव लेके आ जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को जो कभी नहीं समझ पाते हैं। थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, एक मौत का जो डर बना रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नया फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, ये है एंजामेंट। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसी बातें लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कॉमा के लगाने के बजाय या अपनी बात को फुल स्टॉप करने के बजाय एक नई तरह की बातों को, नई तरह की परिभाषा को लाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कभी ने यहाँ पर एक बात अपनी कहने के लिए, बताने के लिए हमें यहाँ पर नई तरह की बात का इस्तेमाल किया है हमने। तुमने क्या कहा है कि पोइट ब्रेक अ सेंटेंस अक्रॉस मल्टीपल लाइन, यानी कि जो पोइट है वो ब्रेक कर देता है किसी भी सेंटेंस को अक्रॉस मल्टीपल लाइन बिफोर इट नेचुरल फिनिशिंग, यानी कि उसे ख़त्म करने से पहले वो अपनी बात को वहाँ पे रोक कर आगे बढ़ा देता है। इसी को एंजाममेंट कहेंगे हम लोग, जिस पोइटिक डिवाइस के यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और आगे आगे हमारे कवि ने हमें और बताने की कोशिश की है कि परहैप द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी भी हमें कुछ सिखा सकती है, ये पृथ्वी भी हमें कुछ बता सकती है। और जैसे ही आप पृथ्वी को बताने की बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमने अर्थ को भी टीच करने वाला बता दिया यहाँ पर। एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, देखिए धरती पे भी क्या होता है, धरती पे जब बारिश नहीं होती है तो सूखी धरती हो जाती है, बेजान सी नज़र आती है, लगता है कि कोई हरियाली नहीं है। ऐसे में बारिश होने के बाद जैसी रेन हो जाती है ना, रेन के बाद में क्या हो जाता है, एकदम ग्रीनरी आ जाती है, चारों तरफ ग्रीनरी, हर तरफ हमें हरियाली नज़र आती है। और इस ग्रीनरी की वजह से हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे अब कुछ नया हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है, तो वहाँ पे मैसेज आता है कि पृथ्वी जो है हमें कोई ना कोई संदेश दे रही है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जिस तरीके से हर चीज़ें जो मृत नज़र आती हैं वो बाद में हमें जीवित नज़र आती हैं, ये पृथ्वी संदेश में देती है। और ये बताने के बाद कभी नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, अब मुझे 12 गिनना है और आप लोगों को रुक जाना है। अब मैं 12 गिनूंगा और आप लोगों को रुक जाना है। यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब आप लोगों को यहाँ पे चुपचाप रहना है और मुझे यहाँ से चले जाना है। यहाँ चुपचाप रहने और चले जाने का मतलब ये होता है कि कभी ये बताना चाहता है कि अब मेरी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो चुकी है, और जो जनरेशन है उसका काम है कि अब वो मेडिटेशन शुरू करे, अब वो अपना ध्यान लगाना शुरू करे और अपने ध्यान के माध्यम से वो जांचे कि उसकी क्या कमियां हैं,
वो आने वाली नई जनरेशन को क्या दे सकती है, नई पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं, हम नया संदेश क्या दे सकते हैं, हम नई पीढ़ी के लिए क्या ऐसा करें जिससे वो लोग आपस में यूनिटी बना करके रहने लगें। और इसी यूनिटी के लिए इस पोयम को लिखा गया। तो कंक्लूजन इस पोयम का ये निकलता है, द रियल मैसेज इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्ट। आज रेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, कि हमें अपने बिजी शेड्यूल में से अपने आप को निकालना चाहिए और अपने काम के द्वारा, अपनी अच्छी भावनाओं के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट इस दुनिया में नज़र आए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारे कर्मों का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें जिससे हमारा समाज पीसफुल तरीके से रहे, किसी में किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, किसी में किसी तरह का कोई मतभेद और कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो यही संदेश हमारे कवि पैब्लो नेरूडा देना चाहते हैं कि हमें अपनी धरती को शांत और पीसफुल कैसे बनाना है, इसकी जनरेशन की जिम्मेदारी है, न्यू जनरेशन की जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस जनरेशन में हैं और आप इस दुनिया को एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाएंगे। आने वाले समय में इस दुनिया में आपका नाम होगा और दुनिया भी आपकी पहचान को याद रखेगी आपके अच्छे कामों के लिए। ऐसी उम्मीद के साथ धन्यवाद बच्चों।